नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में बारिश हुई है और ये बारिश लगातार जारी है। करीब 3 दिनों के बाद आज बारिश हुई है, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि ये बारिश बहुत लंबे अंतराल तक चलेगी, लेकिन बारिश थम सी गई है। लेकिन अभी भी प्रदेश के साथ-साथ राजधानी के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हैं। करीब 12 ऐसे गाँव हैं जो जहाँ पर पानी भरा हुआ है और उन लोगों को, आम जनमानस को, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही हैं। कई ऐसे गाँव हैं जो राजधानी लखनऊ के हैं, वो जलमग्न हैं। लेकिन ये बरसात उसमें आफत की तरह और बढ़ रही है, क्योंकि अगर ये बरसात होगी तो कहीं न कहीं पानी का लेवल और बढ़ेगा। गोमती का जो लेवल है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है और कई ऐसे जो गाँव हैं, वहाँ पर पानी भर गया है और आम जनमानस को अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे, अस्पताल तक नहीं जा पा रहे और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें, कुछ ऐसे गाँव हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से महज़ केजीएमयू 2 से 3 किलोमीटर है, लेकिन अब उस दूरी को तय करने के लिए 10 से 12 किलोमीटर नाव चल रही है और जो पीपा पुल है, वो भी टूट गया है। फिलहाल वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक और खबर आपको बता दें कि रोजगार से संबंधित है और जितने भी युवा रोजगार के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है। रोजगार मेला लगने जा रहा है 20 से 30 अगस्त में और इस मेले में लोग आकर के, जो युवा है, अभ्यर्थी है, वो आकर के अपनी अनुभव के हिसाब से, अपनी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से इंटरव्यू दे करके रोजगार का अवसर या रोजगार के लिए उनको जो अवसर मिलेंगे उसको प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस मेले में पहुंचे तो अपने साथ वो तमाम जो शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ लेके जाएं। साथ ही साथ अगर कहीं आपने काम किया है तो अनुभव जो पत्र होता है वो भी लेकर के साथ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तमाम जिलों में इसकी व्यवस्था की गई है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, हरदोई, अमेठी, सभी जिलों में लगभग लगभग ये रोजगार मेला लगने जा रहा है और लोगों को रोजगार, जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, वो खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर, और ये कह रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और इसीलिए वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में, उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं। वहीं इसको धार दे रहे हैं यूपी में अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, वो साफ तौर पर यूपी में इलेक्शन कमीशन पर ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक 2022 के चुनाव में एक एफिडेविट दिया था, करीब 18,000 एफिडेविट दिए थे अखिलेश यादव ने, जिसका ज्ञानेश कुमार, जो कि सीईसी है, उन्होंने साफ तौर पर मना किया था, ऐसा कोई एफिडेविट नहीं है। जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके इस जवाब पर रिएक्शन दिया था और उन्होंने तमाम जो ट्विटर पर पोस्ट की थी, जो रिसिप्ट मिली थी, और उनसे ही सवाल पूछ लिया था, क्या ये डिजिटल इंडिया की जो साइन कॉपी मिली है, क्या ये फेक है। उसके बाद अब जो जिले के जो डीएम है, जौनपुर, कासगंज के जो, और बाराबंकी के डीएम ने उन हलफनामों में कहीं न कहीं अब अखिलेश यादव के ट्वीट के नीचे उत्तर दिया है, जिसके बाद अब राजनीति गर्मा गई है। उन डीएम ने तमाम जो जगह के, जो कासगंज, जौनपुर और बाराबंकी के डीएम ने उन तमाम मतदाताओं को लेकर के जिनकी वोट काटने की बात कही जा रही थी, इन तीनों जिलों के डीएम ने बताया है कि उन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनके नाम काटे गए हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के नाम 2 बार दर्ज थे, इसलिए नाम काटे गए हैं। लेकिन अब इस पे समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने साफ तौर पर एक बार फिर से चुनाव आयोग पर हमला बोला और उन्होंने कहा है कि ऐसा करके आगे कर रही है डीएम को, और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम करिए। आखिरकार इतना वक्त क्यों लगा, इतने वर्ष क्यों लग गए? और यही कारण है कि ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता, मुखिया, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से लेकर के तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी अब इन लोगों को जवाब देने के लिए आगे आ रहे हैं, फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। लेकिन जब डीएम ने इस एक्शन पे रिएक्शन, यानी उनके ट्वीट के नीचे उसकी जानकारी दी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो हमलावर हैं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक-एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं रोहित के पास। रोहित, कौन-सी खबर है हमीरपुर से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए बताना चाहूँगा, हमीरपुर में आज 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ में दुष्कर्म की वारदात की घटना सामने आई है। घर में खाना बनाने के बहाने पहले उस किशोरी को बुलाया, उसके बाद उनके एक सहयोगी ने घर के बाहर से ताला लगा दिया। उसके बाद एक जो उनका सहयोगी था, अंदर एक युवक था, उसने उसके साथ बलात्कार किया और जब लड़की ने पूरा हाल अपने पिता से रो-रो कर बताया, तब जाकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। हालाँकि अभी तक पुलिस उनको खोजने का प्रयास कर रही है, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब पूरा मामला सरीला क्षेत्र के चिकासी थाना क्षेत्र का है। रोहित, क्या पीड़िता ने क्या किसी अपने जानने वाले पर या किसी पर आरोप लगाया? क्या पहले से उन लोगों को जानते थे या वो उनके रिश्तेदार, या ना कोई, कौन है वो लोग? क्या उनके नाम निकल कर के सामने आ रहे हैं, जो शुरुआती जो चीजें निकल कर के सामने आ रही हैं?
जो पीड़िता है उनके पड़ोसी है जिनके ऊपर आरोप लगा है, पड़ोसी था जिसके जिसके घर वो खाना बनाने गई हुई थी, जहाँ पर वो गई तो उसके अंदर घर के अंदर एक युवक था और पड़ोसी ने जिसने बुलाया था उसने बाहर से उस मकान में ताला लगा दिया और वो बाहर निगरानी में बना रहा और उसके अंदर पहले से ही एक युवक को रखा गया था जिसने उसके साथ बलात्कार की दर्दनाक घटना को अंजाम अंजाम दिया। जब वो बलात्कार होने के बाद में उस युवती को छोड़ा गया, किशोरी को, तो वो आई और उन्होंने अपने पिताजी से पूरी वारदात बताई। जब जाकर के चिकासी थाना पुलिस ने मुकदमा गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। लगातार पुलिस खोजने का प्रयास कर रही है। हालाँकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और आगे देखना होगा पुलिस इस पर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाती है। अखंड। रोहित, ये कितने दिन पुरानी घटना है? क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि पुलिस के हाथ खाली हैं और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है ये अपराधी, तो क्या पुलिस के आला अधिकारियों से आपने अधिकारियों से बात की और क्या पूछा उनसे कि कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे तमाम अपराधी जिन्होंने इस हैवानियत को अंजाम दिया है? अखंड घटना 16 अगस्त की है, लेकिन उसके 2 दिन बाद यानी कि 18 अगस्त को पहले जो पीड़िता थी, किशोरी थी, उसने अपने पिता को पूरी घटना बताई। चूँकि देहात क्षेत्र में लड़कियाँ जो है संकोच बस ऐसी वारदात पर बहुत कम बोलने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब उसे किशोरी ने हिम्मत जुटाई, तब उसने जाकर के अपने पिता से पूरी वारदात बताई, रो-रो करके पूरा किस्सा बताया कि किस तरीके से उसके साथ घटना हुई है। फिर उसके बाद पिता ने सोचा कि मेरी इज़्ज़त ख़राब होगी अगर हम ये मामला थाने में लेकर के जा रहे हैं, तो पिता ने भी 1 दिन का समय लिया। उसके बाद जब उसने अपने कुछ पड़ोसियों से सही और रिश्तेदारों से पूरी घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने सलाह दी कि आप जाकर के थाने में एफआईआर पंजीकृत कराइए और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दीजिए। तब पिता जाकर के चिकासी थाना पहुँचे और उन्होंने ऐसे थाना प्रभारी से पूरी घटना बताई, तब जाकर के मुकदमा दर्ज हुआ है और कल से लगातार पुलिस कल मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस लगातार एसआईटी गठित कर दी गई है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। संदिग्ध जो जगह है जहाँ पर आरोपियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, वहाँ पर दबिश दे रही है। हालाँकि घटना के 12 घंटे बीत गए हैं, अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। दोनों आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर। हाँ, बिल्कुल रोहित, बड़ी खबर है, इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोक लाज के चक्कर में जो तमाम ऐसे लोग होते हैं वो आगे निकल करके सामने आते हैं और पुलिस तक कंप्लेन नहीं कराते हैं। लेकिन इस बच्ची ने हिम्मत दिखाई, अपने पिता से बताया और पिता ने भी कहीं न कहीं हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को जानकारी दी क्योंकि ऐसे ही दरिंदों का, हैवानियत करने वालों का मनोबल बढ़ता है अगर वो पुलिस के पास नहीं जाते और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए रोहित, और ज़रूर अधिकारियों से पूछिएगा कि आखिरकार अभी तक पुलिस के जो हाथ में वो अपराधी क्यों गिरफ्त से दूर है और कब तक वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए रोहित। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? आदर्श, अनम्यूट कर लीजिए आप। आदर्श, आवाज़ आ रही है आपको? आदर्श के पास चलेंगे, तब तक एक और खबर आपको बता देते हैं। खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से एक घटना घटी थी करीब 11 और 12 अगस्त के बीच में, जब 3 बच्चे अपने घर के बाहर खड़े होकर के बात कर रहे थे, तभी एक युवक अपने पिता के साथ जो उस वक़्त गाड़ी पे सवार था, वो गाड़ी मोड़ता है और गाड़ी तेज़ी से उन बच्चों के ऊपर चढ़ा देता है। गनीमत रही कि उनमें से 3 बच्चों में से 1 बच्चे को 2 बच्चों को मामूली चोट लगी, लेकिन दूसरा जो एक बच्चा था, उसको गंभीर चोट आई और करीब 3 दिनों तक वो आईसीयू में भर्ती रहा। आईसीयू में भर्ती रहा और उसकी पसलियाँ टूट गई। सबसे बड़ी बात है कि जब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तब उसके बाद जो पीड़ित है, जिसको चोट लगी थी बच्चे को, उसके दादा ने अपने ही घर के सामने रहने वाले व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया कि जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उन बच्चों के ऊपर। सबसे बड़ी बात है कि कई दिन लग जाते हैं मुकदमा लिखने में और ये मुकदमा सीसीटीवी फुटेज आता है, लोगों को लगता है कि जानबूझकर ये घटना नहीं घटित हुई थी, अचानक से एक पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था। लेकिन जब वीडियो फुटेज सामने आता है निकल करके और उसमें दिखाई देता है कि कैसे 3 बच्चे बात कर रहे हैं और 3 बच्चों के ऊपर जिस तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चढ़ती है, गनीमत रही कि वो तीनों के तीनों बच्चे सुरक्षित हैं, सकुशल हैं, लेकिन एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसकी पसलियाँ तक टूट जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की हैवानियत करने के बाद भी वो लोग उल्टा परिवार वालों को ही डरा और धमका रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो उनके ऊपर मुकदमा ना दर्ज कराएँ, लेकिन फिलहाल वीडियो फुटेज सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल आगे की तरफ बढ़ा रही है और जांच कर रही है। देखने वाली बात होगी कब आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेती है।
लेकिन जिस तरीके से जो पीड़ित बच्चा है, उसके दादा ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और बताया है कि उन्हें धमकाने का प्रयास किया जा रहा था कि हमारे खिलाफ कोई भी ऐसी शिकायत ना की जाए, और साफ तौर पर उन्होंने बात कही है कि हमारे बच्चे के ऊपर जान से मारने की नीयत से गाड़ी चलाई गई है। बहुत ही दर्दनाक वो वीडियो फुटेज है। अगर उस फुटेज को आप देखते तो आप भी सहर उठते कि कैसे 3 बच्चे हैं, भगवान ने उनकी रक्षा की, क्योंकि जिस तरीके से वो गाड़ी निकल करके तेज रफ्तार के साथ उनको ठोकर मारती है, एक बच्चा दीवार पे चिटक के चला जाता है, दूसरा दूसरी तरफ जाता है, तीसरा एक पहिए के नीचे आता है, और शायद यही कारण है कि उसके ऊपर उसको गंभीर चोटें लगती हैं। तो जिस तरीके से पूरी घटना घटित हुई, उसने कहीं न कहीं लोगों को भी परेशान किया, और जैसे ही ये वीडियो फुटेज सामने आया है, लोग सहम गए हैं, सहम उठे हैं कि आखिरकार इन बच्चों की गलती क्या थी, जो इस युवक ने उनके ऊपर गाड़ी चलाने का प्रयास किया। एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ से है। यहाँ पर एक बच्चा 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद सबसे बड़ी बात है कि जो लोहे के जो एंगल्स लगे होते हैं, जो लोग घरों में लगाते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिसमें नुकीला एक आगे निकला रहता है लोहे का, उस बच्चे पर गिर जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो गिरता है तो उसके सर और कंधे के आर पार हो जाता है वो पूरा का पूरा रॉड। लेकिन आपको बताएंगे, आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरीके से राजधानी लखनऊ के डॉक्टरों ने कमाल किया और उस बच्चे की जिंदगी बचाई। बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मात्र 25,000 रुपए में ना सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी बचाई, बल्कि संदेश दिया कि जो सरकारी अस्पताल है, वो आज भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करते, बल्कि वहां उनकी जान सुरक्षित है। आमतौर पर उस सर्जरी का अगर किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज होता तो करीब-करीब 15 से 20 लाख रुपए खर्चे होते, लेकिन जिस तरीके से सरकारी अस्पताल में उस डॉक्टर ने इलाज किया है, अपने आप में काबिल तारीफ है और चर्चा का विषय बना हुआ, और उस डॉक्टर की बड़ी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि आपको ये भी बता दे रहे हैं कि जिस वक्त उनके पास ये खबर आई रात में कि एक बच्चा आया है, क्रिटिकल कंडीशन में आया है, 6 बजे वो रॉड उसके सिर में आर पार हो गई थी, लेकिन वो बच्चा आया और उनकी माँ को खुद हार्ट अटैक आया था, वो अपनी माँ को छोड़ करके आए थे, और उन्होंने उस बच्चे का सफल इलाज किया, और उसके जो रॉड उसके सिर के आर पार हो गई थी, कंधे के आर पार हो गई थी, उसे बाहर निकालने का काम किया। कहीं ना कहीं भगवान के रूप में देखने के लिए बात आ रही कि किस तरीके से भगवान उतरा और उस बच्चे की जिंदगी बचाई। उस डॉक्टर का कहना भी है कि उस जो बच्चा था, वो ऐसा लग रहा था कि वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह, ठीक वैसा ही दृश्य था। लेकिन जितने भी लोग जब ये खबर देखते हैं या जब जानते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि किस तरीके से एक डॉक्टर ने, सरकारी डॉक्टर जो आमतौर पे कई बार उन पे आरोप लगाते हैं कि लापरवाही का आरोप लगते हैं, लेकिन अपनी माँ की क्रिटिकल कंडीशन को छोड़ करके उस बच्चे को उसमें जीवन दान दिया। तो इस तरीके के भी डॉक्टर हमारे समाज में है और सरकारी अस्पताल में है, जो बच्चों का या आम जनों का भी अच्छे से इलाज करना जानते हैं। हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से आपने डॉक्टर की बात की है और जिस तरह से डॉक्टर भगवान के स्वरूप होते हैं, फिलहाल ऐसा ही मामला हम बस्ती से आपको बताना चाहेंगे अखंड। बस्ती से एक बड़ा मामला अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो फिलहाल आपको बता दें कि अखंड के बस्ती के जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि एक डॉक्टर था या एक व्यक्ति कह सकते हैं कि, या उसको ये साफ साफ कहा जाता है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर था। वो गले में आला लगा रखा था, चेहरे पे मास्क भी लगा रखा था, प्रॉपर वो पेशेंट को भी देख रहा था, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में वो जिस तरह से तैनात है। फिलहाल एक पेशेंट था वहां पे, जो पेशेंट जो है वहां पे जिला अस्पताल में था, वो एडमिट था। जो डॉक्टर था, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस जो डॉक्टर बने थे, वो वहां पे जाके जब उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो मरीज थे, उसके जो परिजन थे, उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब कुछ दवाई लिख दीजिए। तो उन्होंने एक साफ चीज उन्होंने ये कहा कि मैं जाता हूँ वार्डन से पूछ के दवा बताता हूँ। तो फिलहाल ये दवा वार्डन का नाम लेने के बाद में कहीं ना कहीं जो मरीजन के परिवार वाले थे, उनको शक हुआ कि ये डॉक्टर नहीं है, कोई फर्जी डॉक्टर है यहाँ पे आया हुआ। फिलहाल लगा जैसे उनको जानकारी लगी, उन्होंने तत्काल उसको पकड़ा, उससे पूछताछ की गई, नजदीकी पुलिस को भी सौंपा गया। जब इस बारे में जो है एसआईसी को जानकारी लगी मौके पे, वो भी वहां पहुंचे। वहां पहुंचने का उन्होंने बताया कि कोई फर्जी व्यक्ति है जो बस्ती के जिला अस्पताल में घुस गया, और यहाँ आने के बाद वो पेशेंटों को ये कहता था कि मैं सीनियर डॉक्टर हूँ, मैं देख रहा हूँ। फिलहाल जो गंभीर जो व्यक्ति बीमार था, कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका आरोप साफ है कि सही समय पे इलाज नहीं हो पाया। और जो मुन्ना भाई एमबीबीएस नाम से जो डॉक्टर था, कहीं ना कहीं साफ कह सकते हैं फिल्मों का नाम याद आ रहा है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, इसलिए उसको यह कहा जाएगा कि वो गले में आला लगा लगा के प्रॉपर पेशेंट को देख रहा था। फिलहाल इस मामले में जो है पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। लेकिन इसके अलावा अगर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। सेम जिला अस्पताल में दूसरे दिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन एक नया मामला आता है। उसमें जो डॉक्टर साहब है, जो ओरिजिनल डॉक्टर साहब, वो वहां बैठे होते हैं, और वहां पे दवा की पर्ची लिखने के बाद वहां बगल में मेडिकल स्टोर वाला भी बैठा होता है। दोनों में बड़ी तेज काफी हंगामा भी चलता है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि जिला अस्पताल में जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है, जिस तरीके से पेशेंटों के साथ खिलवाड़ हो रही है, कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सवाल या निशान खड़े होते हैं। अखंड, बिल्कुल जितेंद्र, सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे?
अस्पताल में इलाज कर रहा है, कोई के परिवार वाले कर रहे हैं, तो क्या जिला अस्पताल के जो तमाम जो डॉक्टर थे, जो प्रिंसिपल है भाई, आप ये नहीं क्या कि डॉक्टर आकर के पूरा कोट मास्क लगा करके आला लगा करके चेक कर रहा है और डॉक्टर है वो गायब है। अगर असली डॉक्टर जब गायब होंगे इधर लाने देना यार। अस्पताल चलाएंगे, कंपाउंडर चलाएंगे, वहाँ के वार्ड बॉय चलाएंगे, तमाम ऐसी तस्वीरें और खबरें आती हैं। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने चेक नहीं। अगर बस्ती में क्या है, बाकी डॉक्टर अस्पताल में का मरीजों का इलाज कर रहा है, क्या उनके पास कुछ जानकारी नहीं है? सीएमओ साहब के पास कोई जानकारी नहीं है? सोसाइटी की टीम गठन हो रहा है और उनके खिलाफ जांच कर रहे हैं, तो डॉक्टर आकर के इलाज कर रहा है। क्या सीएमओ साहब को इस बारे में जानकारी है कि जिला अस्पताल में चल क्या रहा है? वहाँ पे जो तैनात है डॉक्टर, उनको जानकारी है यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, स्वास्थ्य मुखिया, उनको ये जिम्मेदारी है कि बस्ती जिला अस्पताल में चल क्या रहा है? उनके पास जिम्मेदारी बिल्कुल अखंड, बिल्कुल जो एसआईटी है जिनकी जिम्मेदारी होती है जिला अस्पताल में इमरजेंसी की, उन्होंने साफ कहा है कि जो व्यक्ति वहां पे डॉक्टर बन के आया हुआ है वो ऑलरेडी जिला अस्पताल का नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो फर्जी डॉक्टर था। फर्जी डॉक्टर जिला अस्पताल में आया कैसे, डॉक्टर की कुर्सी पे अरे बैठ के वो जितेंद्र, इलाज कैसे करे, सवाल ये खड़ा हो रहा है। आप कोई स्कूल कॉलेज उस मूवी का है, वो मूवी का पार्ट था, लेकिन एक जिला अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर आकर के किसी का इलाज कर ले रहा है। तमाम लोग नहीं, वो फर्जी डॉक्टर इलाज कर रहा है, नहीं लोग, ऐसा सब हो सकता है क्या? ऐसा अगर किसी घर में रहेंगे और घर में भी अगर कई लोग रह रहे होंगे तो अखंड, जानते कि काम करने वाला होता है, इनको कोई बिल्कुल जानकारी अखंड भगवानी भरोसे या फिर बिल्कुल अखंड, देखिए सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि इमरजेंसी में स्वाभाविक बात है कि डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है, उनका प्रॉपर जिस तरीके से रूटीन चार्ट बनता है। तो कहीं ना कहीं रूटीन चार्ट अगर बना तो हो सकता हो कि जिन डॉक्टर की ड्यूटी रही होगी वो ना आके उन्होंने अपने किसी अदर कंपाउंडर कह सकते हैं या अपने किसी भी एक अदर पर्सन को भेज दिया। सवाल ये भी खड़ा होता है। लेकिन साफ साफ जिस तरीके से एसआईसी ने कहा, क्योंकि एसआईसी की ही कमेटी के द्वारा टीम गठित होती है, वहां पे डॉक्टरों का पैनल बनाया जाता है, डॉक्टरों की प्रॉपर टाइम पे इमरजेंसी में उनकी ड्यूटी लगती है। तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता हो कि आज जिला अस्पताल के मरीज या उनके परिजनों ने इनको पकड़ लिया, हो सकता हो लंबे समय से ये खेल चल रहा हो, किसी को जानकारी नहीं थी। तो सवाल तो ये खड़ा होता है। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई जांच प्रक्रिया भी सामने तो नहीं आई है, लेकिन फिलहाल मुकदमा जो परिवार के तहरीर पे दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि ये डॉक्टर कहाँ से आया, कितने दिन से ये इलाज चल रहा था, क्योंकि वहां से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। किन डॉक्टरों की तैनाती के नाम पे जो है दूसरा डॉक्टर आया, तो सवाल अभी भी निशान खड़े हुए हैं। फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन फिलहाल हम इस बारे में एसआईटी जरूर बात करेंगे कि आखिर में ये कहाँ से आए थे। बिल्कुल जितेंद्र, बात करिएगा और जानना भी जरूरी है। प्रदेश के साथ साथ बस्ती के जिले के जो भी तमाम लोग हैं जो जिला अस्पताल पर विश्वास करके जाते हैं इलाज कराने के लिए, कि किस तरीके से वहां पर एक फर्जी डॉक्टर उन गंभीर मरीजों का इलाज कर रहा है जो अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया उनके बाद में मृत्यु भी हो गई। तो ऐसे गंभीर मरीजों के लिए जिला अस्पताल में फर्जी डॉक्टर तैनात किए गए हैं, वो भी मास्क लगा करके डॉक्टर के ड्रेस में। तो जो जिम्मेदार लोग थे, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी उस वक्त की, उनसे पूछा जाए कि आखिरकार ये फर्जी डॉक्टर आया कैसे, वो भी जिला अस्पताल के भीतर। अगर सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पतालों में इस तरीके से गोरख धंधा चलेगा तो कैसे चलेगा? उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर वैसे ही तमाम सवाल खड़े होते हैं, और अगर सवाल खड़े होंगे, लेकिन क्या विश्वास करके अधिकारी से भी मरीजों को इलाज करने के लिए, और जब बात तो कहते हैं ऐसे ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अखंड, आपको बता दूं कि हमारी मौजूदगी विधानसभा सदर में अगर बात करें तो अमवा ब्लॉक में है। और क्यों है? क्योंकि स्वर्गीय विधायक रहे अखिलेश सिंह, जो कि अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते थे। और अगर बात करें तो खासकर मसीहों के, जो है गरीबों के, मजलूमों के, और खासकर एक ऐसी राजनीति करने वाले जो अपने दो टूक शब्दों के लिए जाने जाते थे। और कुछ लोग अगर बात करें तो बाहुबलियों में भी उनका नाम आता था। लेकिन आज उनकी यहाँ पे जो है अमवा ब्लॉक, जो उनकी अपनी होम टाउन है, उसी ब्लॉक में उनकी बेटी अपनी जो है अदिति सिंह, जो सदर से विधायक है,
आज 6वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और ये पुण्यतिथि एक बड़े स्तर पे है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग जो है आधा दर्जन मंत्री शिरकत करेंगे। उसमें कई सारे नाम है, दयाशंकर सिंह, और अगर बात करें राकेश शर्मा जो प्रभारी मंत्री है वो, और अगर बात करें वहीं पे जो है प्रज्वल शुक्ला, ऐसे कई सारे आधा दर्जन मंत्री शिरकत करने वाले हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक ऐसा आयोजन, क्योंकि विधायक सदर अदिति सिंह ने कल सारस में एक कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया को रूबरू होते उन्हें जानकारी दी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लेकर के पिताजी की जो आगे की रणनीति रही, जो वो अपना सपना, खैर विधायक जी ने जो सपना देखा वो पूरा किया, लेकिन कुछ ऐसे सपने जो उनकी इच्छा रही वो पूरा करने के लिए उनकी अपनी बेटी जो 2 बार से विधायक है और अभी भी विधायक है भाजपा से, वो लगातार ऐसे प्रयास कर रही कि ऐसे गरीबों से जुड़े हुए जननायक स्वर्गीय अखिलेश विधायक सिंह की जो भी कार्यशैली थी उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और भारत सरकार की, राज्य सरकार की अगर बात करें तो खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की, कई ऐसे आज यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं। मैं एक बार कहना चाहूंगा कैमरामैन तो सबसे बड़ी चीज कि आज अखिलेश सिंह की अमावा ब्लॉक में जो उनका खुद का ब्लॉक है जहां वो खुद वोटिंग करते थे, उसी ब्लॉक में आज उनकी मूर्ति का भी अनावरण जो उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन मंत्री है शिरकत कर रहे हैं वो अनावरण करेंगे। अभी ये मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, ये वो मूर्ति है अभी ये ढकी हुई है, इसमें अनावरण भी होगा। और ऐसे कई सारे तमाम जो उनकी अपनी कार्यशैली रही उनको लेकर के सारी चीजें अवगत कराई जाएगी। और जो मंत्री हैं और जो कुछ योजनाएं हैं, स्टॉल भी लगे हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा, अभी कवर करेंगे, IBC 24 करेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं और यहाँ पे VIP प्रोटोकॉल के तहत ये एक बनाया गया है स्टेज, वहां पे भी लोग आएंगे और अभी पहुंचेंगे। और आप भीड़ देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, ये एक ऐसी भीड़ है जो अखिलेश सिंह के नाम पर मरती है और ये अखिलेश सिंह ने कमाया है। और ऐसी अपनी छवि के लिए वो जाने जाते थे, क्योंकि लोग उनको बाहुबली का भी नाम देते थे और कई विशेष उसमें चर्चा रही है अखिलेश सिंह की, आप भी जानते होंगे। तो अखंड कहीं ना कहीं ये वो तस्वीर है जो पूरे प्रांगण की है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, आप देखिए ये हमारा ब्लॉक है और साथ ही साथ अखंड पीछे मेरे आप देखेंगे कई बीघे में टेंट लगा हुआ है, जहां पे एक मजदूर, एक गरीब, एक जो वोटर है उनका वो पहुंच रहा है और अपने जो उनके अपने चन्ना या ऐसे कई सारे तमाम प्रोग्राम आज सदर विधायक उनकी अपनी बेटी अदिति सिंह से तो पुलिस सुरक्षा बल, SC, DM हर एक से तैनाती है। हर एक चप्पे चप्पे पे बिल्कुल इंद्रवीर, किसी तरीके की किसी भी पब्लिक को, बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते थे अखिलेश सिंह और उनका प्रभाव बहुत है जनता के बीच में भी और तमाम राजनीतिक बड़ी बात है कि वहां पे ही मनोज पांडे भी है और अखिलेश सिंह है। अदावत चलती थी, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश सिंह का नेचर या जनता के प्रति या जनता उनको जितना मानती थी, शायद यही कारण है कि उनकी बेटी जो लगातार दूसरी बार विधायक है, उनकी जो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है और जनता उनके साथ उसी और प्यार के साथ आगे यही कारण है कि वो लगातार दूसरी बार विधायक बन करके विधानसभा पहुंची है। इस तरीके के कार्यक्रम है और अखिलेश सिंह के बारे में राजनीति के उससे बात करेंगे तो समझ में आता है कि कितने प्रभावशाली व्यक्ति न सिर्फ रायबरेली बल्कि आसपास के जिलों में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव था। लखनऊ तक भी उनका एक अच्छा खासा प्रभाव था। शायद यही कारण है कि राजनीतिक विरासत उन्होंने अपनी को सौंपी थी, उससे आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है और यही कारण है कि दम कम सरकार में बनती है वो वहां पर पहुंचेंगे और विपुल पर करेंगे। धन्यवाद आपके तमाम जानकारी के लिए। अब आपको अभिषेक से बात करना है भदोही से। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, भदोही की बड़ी खबर यह है कि भदोही में लगातार भूमाफिया सरकारी जमीनों पर कब्जा कर एक नई जो है कि अपनी ताकत दिखाती हुई नजर आ रहा है। अभी एक मामला नजर आ रहा है, आज सुबह सुबह जानकारी मिली है कि भदोही तहसील अंतर्गत अजयपुर गांव है। अजयपुर गांव में
कुछ सरकारी जमीनें हैं लगभग 3 से 4 बीघे, उसपे कारपेट के जो बड़े घराने हैं उनकी नज़र पड़ी और कहीं न कहीं वह वहाँ देखा जा रहा है कि जो भी सरकारी ज़मीनें थी उसपे बाउंड्री वॉल कर कब्ज़ा कर लिया गया है। फिलहाल यह जानकारी जो मिल रही है इसमें जो आरोप लगा रहे हैं उनका ये कहना है कि प्रशासन को कई बार शिकायत भी की गई, इसके बावजूद भी जो कारपेट के बड़े घराने हैं जैसे कि पंकज बर्नवाल एवं जो भी नाम सामने आ रहे हैं, ये लोग एक प्रशासनिक मदद की कवायद से पूरी जो भी सरकारी ज़मीनें थी उस पर अवैध कब्ज़ा कर बाउंड्री वॉल कर चुके हैं। जी अखंड। अब इससे क्या प्रशासन से बड़े हैं क्या ये लोग? इनकी ताकत इतनी ज़्यादा है क्या कि प्रशासन इनके ज़मीन के नीचे से सरकार की जो ज़मीन है वो खिसका के लेके चले जा रहे हैं, उसपे बाउंड्री करा ले रहे हैं। क्या मतलब क्या है फिर आप लोग का वहाँ तैनाती होने का? क्या आप लोग क्या कर रहे हैं आपकी तैनाती से? क्या फ़ायदा है कि सरकार की ज़मीन चली जा रही है, कोई आकर के बाउंड्री वॉल करा ले रहा है, फिर उसके चक्कर में आप उसपे मुकदमा लड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मतलब है इसका? सरकारी ज़मीन अगर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बचा नहीं पा रहे हैं, उनकी नाक के नीचे से ये लोग ज़मीन लेके चले जा रहे हैं, उसपे बाउंड्री वॉल करा ले रहे हैं, तो कैसे आप लोग निपटोगे? आम जनमानस की क्या इतनी हैसियत है कि इस तरह के काम कर ले? वो अगर कहीं ज़मीन पे अगर घर बना लेता है तो उसको रातों-रात बुलडोज़र से घर ध्वस्त कर दिया जाता है। पर इस तरीके के जो लोग हैं, जो माफिया टाइप के हैं, वो इस तरीके से सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जी अखंड बात इसमें बड़ी रोचक पहल ये है कि जिस तरीके से लगातार भदोही में भूमाफियाओं पर एक बड़ा जो है कि जो जाल था जिसमें पंडित विजय मिश्रा का नाम भी शुमार था, पंडित विजय मिश्रा के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की गई, उनके घर भी ध्वस्त किए गए, कई मकान भी ध्वस्त किए गए, बस भूमाफिया के नाम पर। लेकिन जिस तरीके से भूमाफिया पर लगातार योगी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति एक काम कर रही है, उसके बावजूद भी भदोही में जब जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल मौन है। ऐसे लोगों पर आखिरकार कब कार्रवाइयाँ होंगी? कब इस पर उनकी नज़र पहुँचेगी? इसमें बड़ी बात ये है अखंड जी मैं बताना चाहूँगा वहाँ का जो लेखपाल का आख्या है, मैंने उस रिपोर्ट को भी देखा और अभी आईबीसी के सारे दर्शकों को भी मैं दिखाऊँगा। उसमें रिपोर्ट में यह आख्या लेखपाल ने भी लगाया है जो ख़ास तौर से अगर बात की जाए जो लेखपालों की भूमिका होती है, गाँव में बड़ी भूमिका होती है। जो ग्राम सभा की ज़मीनें होती हैं उसमें अगर सबसे बड़ी नज़र होती है किसी की तो लेखपाल की होती है। लेखपाल की आख्या में यह साफ तौर पर दिख रहा है कि यह जो जीएस लैंड है यह वास्तव में इसी मिलजुले खाते में है और इस पर जो कब्जा किया जा रहा है यह बिल्कुल अवैध है। इस पर लेखपाल ने 2023 और 24 में ही अपनी आख्या लगा करके प्रशासन को दे दी थी, लेकिन प्रशासन आख्या के बाद भी मौन रही। ये बड़ा सवाल उठता है भदोही प्रशासन पर। अगर लेखपाल रिपोर्ट लगा के देता है, उसकी रिपोर्ट मायने रखती है और उस रिपोर्ट के बाद भी अगर प्रशासन मौन है, तो किसके लिए मौन है? क्या उनका संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि ज़मीन सरकारी ज़मीन कब्जा हो जाए? यही कारण है कि बहुत बड़ी भूमिका जो बहुत बड़ी तादाद में चाहे बड़े से बड़े भूमाफिया हो, अगर उनको जिला प्रशासन या तमाम लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है, चाहे व्हाइट कॉलर वाले लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है, शायद यही कारण है कि इतने बड़े वो माफिया बन जाते हैं कि ज़मीन ना सिर्फ आम लोगों की बल्कि सरकारी ज़मीनों को भी वो अब उस पर कब्जा कर लेते हैं। ग्राम सभा की ज़मीन किसके लिए होती है? वहाँ के ग्राम निवासियों के लिए होती है, कुछ अच्छे कार्य किए जा सकते हैं वहाँ पर, उनकी सुविधा के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो माफिया कैटेगरी के लोग हैं, जो भी लोग हैं इसमें शामिल, कम से कम उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर लेखपाल ने रिपोर्ट दी है तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो अगर वो कब्जा करे तो उसका कब्जा हटाया जाए, कब्जा मुक्त कराया जाए। क्या मतलब है आप लोग वहां पर बैठे हैं? जिला प्रशासन के लोग क्या केवल कोई निर्धारित करेंगे? क्या आप अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट करके तय करते हैं क्या कि कोई व्यक्ति इस तरीके के अपराधी है या अपराधी नहीं है? कम से कम जो अपराधी है और जिसको संरक्षण प्राप्त है, कम से कम सामने आना चाहिए आपको और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मैसेज जाएगा सरकार का? क्या जाएगा प्रशासन का? जी अखंड ये एक बात और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो आरोप लगाते हुए विनय उपाध्याय जो उस ग्राम सभा के निवासी उनका ये एक साफ तौर पर कहना है कि इसमें जो बार-बार कमेटियाँ गठित की जाती है जिला प्रशासन द्वारा, इसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं रुक पाए, जिसमें बाउंड्री वॉल लगभग 10 से 12 फीट की, वो भी 11 से 12 बीघे की जो उनकी रजिस्ट्री है, उसके बावजूद 18 से 20 बीघे वहाँ पर पोजीशन लेकर के सरकारी भूमि लगभग जो 4 से 5 बीघे मैं बता रहा हूँ वो और आरोप भी लगाया जा रहा है कि 4 से 5 बीघे जो सरकारी ज़मीनें थी एवं उसके साथ-साथ जो कुछ भूमिधरी के लोग थे जो वास्तव में वहाँ के काश्तकार थे, उनकी भी जबरन ज़मीन कब्जा कर बाउंड्री वॉल करा दी गई है। इसमें जिला प्रशासन बिल्कुल मौन है। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है साफ तौर पर कि जब भी यहाँ पर शिकायत की जाती है, पुलिस हलके से लोग आते हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस हलके से जब लोग आते हैं तो जो भी रसूखदार लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और
चंद रुपए लेकर के या फिर कुछ बातचीत करते हुए फिर वापस चले जाते हैं। फिर से प्रशासन मौन होती हुई नजर आती है। एक बड़ा सवाल उठता है भदोही प्रशासन पर, जिस तरीके से भू माफिया पर बाबा योगी आदित्यनाथ का लगातार बुलडोजर जो है कि धड़कता हुआ नजर आता है। लेकिन वही हाल भदोही में जब भू माफियाओं के खिलाफ मुखर होकर के ग्राम सभा वासी लगातार विरोध करते हैं, इसके बावजूद बस कागजों पर कोरम पूरा किया जाता है। जी अखंड। हाँ बिल्कुल अभिषेक, शायद यही दोहरी जो कार्य करने की शैली है, इसी पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या नियम नीति कानून सब अलग अलग है क्या? किसी पर नियम लागू होता है, किसी पर नहीं लागू होगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या पूरे प्रदेश की कमान खुद जा जाके संभालेंगे क्या? कि भदोही में इस जगह जाना है, लखनऊ में यहाँ जाना है, गोरखपुर में जाना है, मेरठ मथुरा हर जगह वही संभालेंगे? तो जब सब कुछ उन्हीं को करना है तो आप लोग की तैनाती क्या करने के लिए भाई? आप लोग तैनात क्यों है? आप लोग कह दीजिए घर पे, या रिजाइन दे दीजिए, या आराम से अपने मुख्यालय में अटैचमेंट कर लीजिए, आराम से बैठिए रहिए, मौज मस्ती से सैलरी लेते रहिए। आप लोगों के नाक के नीचे इस तरीके से कब्जे हो रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद आप मौन धारण किए हुए हैं, मौन व्रत पे हैं आप। आपने कोई मौन व्रत धारण किया हुआ है कि आप मौन धारण किए हुए, कोई मतलब ही नहीं है आपको। क्या करेंगे लोग? ग्रामवासी किससे शिकायत करेंगे? आपके ऊपर ही तो निर्भर है, आपके ऊपर ही तो है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा। ये लोग, यही कारण है कि सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए, जो सरकार पर सवाल खड़े होते हैं उसमें बहुत ज्यादा भूमिका इन लोगों की होती है। अगर ये सही समय पर, समय रहते अगर कार्रवाई करेंगे तो शायद इस तरीके के सवाल उठेंगे ही नहीं। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति ने, समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने 2022 में एफिडेविट दिया और 2025 में उस एफिडेविट का जवाब आ रहा है, तो सवाल खड़े होंगे कि इतने वर्ष क्यों लग गए? और ये अधिकारी हैं, चाहे जो भी हो, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी उन्होंने जवाब दिया, और जिन्होंने नहीं समझी उन्होंने जवाब दिया ही नहीं। सॉरी। तमाम ऐसी चीजें हैं, इन अधिकारियों के ऊपर ही निर्भर करती है, लेकिन ये लोग अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते। शायद यही कारण है कि इस तरीके के सवाल विपक्ष को भी मिलते हैं और जनता परेशान भी होती है। भू माफियाओं की लगातार कब्जेदारी, अगर जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन ये कौन से भू माफिया नए हो गए हैं कि जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही और जो प्रशासन है वो मौन धारण किए हुआ है? देखिए, इसमें बड़ी बात ये भी है कि इसमें भूमाफियाओं जो भूमाफिया यहाँ पर कब्जाधारी हैं, उन पर इसके पहले भी भूमाफिया की शिकायत की गई। भूमाफिया के कई सारे केस भी अभी उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो चल रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर इस तरीके की फिर से कवायद की जा रही है, ग्रामीणों को परेशान करने की फिर से कवायद की जा रही है, क्या मतलब है उस केस वह का? लोग अभिषेक जब जी शिकायत कर यही रहे तो हैं। सवाल कर रहा है कि क्या मतलब है उस केस का? एक मुकदमा चल रहा है, फिर दूसरा भी मुकदमा लग जाएगा। कहने के लिए कहा गया है, हमारे कानून में भी बातें आती है, निकल करके चीजें भी सामने आती हैं। एक हत्या करो चाहे 60 हत्या करो, मुकदमा तो वही लगेगा, सजा तो उतनी ही मिलेगी। इसलिए जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इस तरीके से अपराध करते चले जाते हैं, निरंतर करते हैं। अभी एक खबर बताई जा रही थी कि कई एक जगह से आई थी कि एक अपराधी लगातार चोरी घटना में शामिल होता जा रहा है, फिर जमानत पे आता है, फिर अपराध करता है, फिर चला जाता है, फिर अपराध, फिर आता है छूट करके जमानत पे, फिर अपराध करते चला जाता है। तो इतने जमानतदार हैं और अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है, उनको फर्क ही नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिला प्रशासन के लोगों को कम से कम आगे आना चाहिए। जो लोग आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए। अगर नियम और कायदे कानून अलग अलग है तो ये भी बताना चाहिए कि भाई इन लोगों के लिए नियम है, इन लोगों के ऊपर ही लागू नहीं होता। आप लोग सब कुछ, सारी चीजें, जनता आपके ऊपर विश्वास करती है और जनता ने एक सरकार चुनी और सरकार ने आपको भेजा है वहां पर। क्या इसीलिए सरकार ने भेजा है आपको कि आप वहां पर जाकर के जनता की बातें ना सुने, जनता के हितों को ध्यान ना रखें और आराम से मौन धारण कर ले? जब कुछ बोलने का, कुछ करने का समय आए तो मौन धारण कर ले, मौन व्रत पे चले जाएं। तो बता दीजिए कि मौन धारण किया हुआ है, हम मौन धारण करके बैठे, हम कुछ नहीं कर सकते, या हमारे पास ताकत नहीं है, हम असहाय हैं। कौन से लोग हैं? क्या अभिषेक, एक सवाल ये भी है कि कौन वो लोग हैं जिनका इनको संरक्षण प्राप्त है कि इतनी कहते ना कि बिना किसी हिचक के वो लोग इस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करें? क्या किसी का नाम निकल करके सामने आ रहा है इस पूरे मसले पर? जी, उसमें साफ तौर से जो आरोप लगाते हुए विनय उपाध्याय ने बात रखी है, उसमें पंकज बर्नवाल और अजीत बर्नवाल, अंजलि बर्नवाल का नाम साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो उस जमीन पर कुछ जो है कि किसानों से जमीन जो है कि रजिस्ट्री के माध्यम से लिया, और जो वहां की ग्राम सभा की जमीन थी उस पर भी उनका अवैध कब्जा रहा। उसकी शिकायत लगातार ग्रामीणों ने जो है कि जो भी प्रशासनिक स्तर के लोग हैं उनसे जाकर के की, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी ग्रामीणों के हक में कोई फैसला अभी तक समझ में नहीं आ रहा, जिससे कि ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। आज जहां तक जानकारी मिल रही है, ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए आज फिर से जिलाधिकारी भदोही के पास गए हैं अपने पत्रक लेकर। देखिए, अगर जिलाधिकारी के पास पहुंचे, कुछ उस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, बार-बार अगर वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे भूमाफिया, अगर उनके ऊपर सच में उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं और सच में ऐसा है, तो कम से कम एक आप प्रशासन को कोई ना कोई उचित कदम उठाना चाहिए। चाहूंगा कुछ विजुअल्स मैंने भेजे हैं, वो वहां की जो लैंड की है विजुअल्स,
वहां की बाउंड्री वाल की। मैं दर्शकों को कहूंगा जरा वो दिखाने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल अभिषेक, वो विजुअल्स भी दिखाएंगे और उसमें पूरी एक रिपोर्ट भी है, वो भी दिखाएंगे जो आपने भेजी है, और इस रिपोर्ट के साथ अपने दर्शकों में बताएंगे कि किस तरीके से जो भूमाफिया है, क्योंकि इनको कैटेगरी अगर कोई शिकायत कर रहा है, जो शिकायत करता है, फिलहाल जो चीजें निकल करके सामने आ रही है कि किस तरीके से वो लगातार जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आईबीसी अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से भदोही में जो आरोप लग रहे हैं कि जिला प्रशासन मौन धारण किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आती है कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन या तमाम प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी उन पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार आपकी नाक के नीचे इस तरीके से कैसे फल फूल रहे हैं ये भूमाफिया, और भी सरकारी जमीन को कैसे उस सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के। लेकिन एक भी आप भी अधिकारी से पूछेगा कि आखिरकार किस तरीके से जो भूमाफिया है वो लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो प्रशासन क्यों निर्धारण किया हुआ। एक और खबर आपको बता देते कि यूपी के मुख्य सचिव छुट्टी पर चले गए हैं। अभी फिलहाल कोई बातें निकल करके सामने नहीं आ रही कि आखिरकार उनकी छुट्टी पर जाने की वजह क्या है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो छुट्टी पर गए हैं। उनका सारा कार्यकाल उनकी अनुपस्थिति में दीपक कुमार जी देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कोई भी खबर निकल करके सामने आती है, नहीं हुआ है उनको ये पद ग्रहण किए हुए और अभी वो छुट्टी पर चले जाते हैं। यूपी जैसे राज्य के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने छुट्टी ली तो अभी ही क्यों ली। लेकिन फिलहाल कोई वजह हो सकती है जो स्टार्टिंग में जो निकल करके बातें निकल करके सामने आ रही कि स्वास्थ्य कारण की वजह से उन्होंने छुट्टी ली है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।